गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 181 है यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 181 तक पहुँच सकते हैं। हर दिन उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। डेली 1 से 2 टेस्ट प्रोवाइड होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस किया कीजिए। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे फुल टेस्ट। ठीक है, ये नंबर है। टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है, उसका पीडीएफ फॉर्मेट विद एक्सप्लेनेशन में होगा, जिसमें पूरे साल की करंट अफेयर्स आपकी कवर हो जाएगी। आप परचेस कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस टेस्ट में थोड़े बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, हम तीव्र गति से चलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, योजना आयोग तो रहा नहीं, अब उसके स्थान पर आ गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। तो योजना आयोग जब था तो एक वैधानिक संस्था थी, ये संवैधानिक नहीं। ठीक है, जैसे नीति वैसे योजना आयोग। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, गृह मंत्री नहीं। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, तो डी हो गया इसका आंसर। तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को बदलकर कर दिया गया नीति आयोग, या नीति की फुल फॉर्म भी है कुछ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कुछ 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन है, और भारत में नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया था उस समय। और 8वीं योजना या पंचवर्षीय योजना के देरी से शुरू होने का कारण पड़ोसी देशों से तनाव की स्थिति थी। 8वीं योजना का 1992 से 97 के बीच का समय है, तो पड़ोसी देशों से तो तनाव था नहीं। ठीक है, 62, 65, 71 का वो समय था। तो यहाँ थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा वाला सही हो जाता है, पहला वाला भी गलत है। भारत में केंद्रीकृत नियोजन है, विकेंद्रीकृत नहीं। तो अगर हम इनको एलिमिनेट करें, तो हम जहाँ 1 और 3 है वो हटा दो, जहाँ 1 और 3 है वो हटा दो, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला सही है। तो भारत में केंद्रीकृत नियोजन है, ना कि विकेंद्रीकृत। ठीक है, नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया था, जिसका नाम 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैधानिक संस्था नीति आयोग, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के देरी से शुरू होने का कारण उस समय व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और उदारीकरण की शुरुआत थी, ना कि पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी देशों से तनाव। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने 1992 से 1997 के बीच की अवधि तय की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, औद्योगिक क्षेत्र पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ उत्तर से हो जाएगा डी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्रीय योजना को तैयार किया गया। नंबर 4 पर आ जाइए। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, सतत पोषणीय विकास की परिभाषा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्या यह बात सत्य है? और सतत पोषण विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। लेकिन वर्तमान में मनुष्य क्या कर रहा है, अपने संसाधनों का इतनी तीव्र गति से दोहन कर रहा है कि भविष्य के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सतत पोषणीय विकास की परिभाषा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर, जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत किया गया। और इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी गई। विश्व पर्यावरण विकास आयोग की प्रथम प्रमुख नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड थी, जिनके नाम पर ही इसे ब्रंटलैंड कमीशन कहा गया। नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब में हरी के बांध से निकलती है।
और पंजाब और राजस्थान में नहरों के विकास से सघन सिंचाई से उत्पादकता भले ही बढ़ी है, किंतु सतत पोषणता प्रभावित हो रही है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो इंदिरा गांधी बांध, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह नहर पंजाब में हरीके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थल पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। इस नहर की कुल नियोजित लंबाई है 9060 किलोमीटर और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा जो है प्रदान करती है। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा से पारंपरिक फसलों जैसे कि चना हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार की जगह गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिए। सघन सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ी है, किंतु साथ ही जल भराव और मृदा लवणता की समस्या भी बढ़ी है। ऐसे में लंबी अवधि के दौरान कृषि सतत संपोषणता प्रभावित हो रही है और भविष्य में अधिक प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फिर से दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, लैगून किसी बड़े जल स्रोत जैसे कि समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो कि किसी अवरोध या बाधा द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से आंशिक रूप से या पूरी तरह से जुड़ा होता है। यहाँ जुड़ा को हाईलाइट किया गया है, यानी इसमें कुछ छुपा हो सकता है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील हो गई, नेल्लोर की पुलिकट झीलें, ये जो है इसके उदाहरण हैं किसके, लैगून के। तो बिल्कुल भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील, नेल्लोर की पुलिकट झील लैगून है। देखिए, लैगून जो है अंश से अलग होता है, जुड़ा नहीं होता, गलत है पूरी तरह से। ठीक है, मतलब गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अलग होता है वो भाग, जुड़ा नहीं होता है। तो केवल दो यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत है। तो लैगून झील को जो है अनूप झील भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैगून जो है किसी बड़े जल स्रोत जैसे कि समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी अवरोध या बाधा द्वारा समुद्र या उस जल स्रोत से आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग होता है, अलग, जुड़ा नहीं होता है। इस तरह से यूपीएससी सवाल करती है, बड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखेगी और एक छोटे से शब्द की वजह से वो कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जो पहचान लेंगे तो बच गए, वरना गलत। अब भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का झील तथा नेल्लोर की पुलिकट झीलें इसका उदाहरण है। इसका किसका, लैगून का। पश्चिमी तट पर केरल राज्य में भी बहुत सी लैगून झीलें हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। अब IT में यहाँ टी का मतलब ट्रेड भी हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है और ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। क्या है, समन्वित व्यापार विकास योजना या समन्वित पर्यटन विकास योजना, समन्वित जनजातीय परियोजना या समन्वित ट्रांसपोर्ट विकास परियोजना। सी है, ट्राइबल है इसका मतलब, टी का, समन्वित जनजातीय परियोजना। तो देखिए, ITDP यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के लिए प्रयोग किया गया है ITDP का। इस योजना का उद्देश्य है अत्यंत पिछड़ी जो गद्दी जनजाति समूह है उसके जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास के स्तर में अंतर को कम करना। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। ITDP। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई। जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय है क्या, चक्र चलता है क्या जल का। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र पढ़ा होगा आपने बचपन में। ठीक है, चक्रीय तो है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, द्रव अवस्था में है, बाष्प बन गया, फिर जम गया, बर्फ बन गया, फिर इसी तरह से, ठीक है, कंडेंसेशन से बादल बने, फिर धरती पर फिर से बरस गया, मतलब संग्रहण की प्रक्रिया से बादल बने, फिर से जो है पृथ्वी पर ही आ गया। बिल्कुल चक्रीय साधन है जल, करेक्ट है। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा केवल 3% है। अलवणीय मतलब जो पीने योग्य जल होगा, ठीक है, मतलब लवणीय नहीं होगा, ये भी सही है। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदियाँ, इन पर बांध बनाकर वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग सिंचाई, विद्युत उत्पादन आदि के काम में लाया जाता है। सारे तो सारे करेक्ट हो गई है, करेक्ट डी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर।
तो जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला वाला करेक्ट हो गया। देखिए, पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, जल से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 3% ही है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पर बांध बनाकर वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग सिंचाई करने के लिए, विद्युत उत्पादन आदि के काम में लाया जाता है। इसके विपरीत यदि हम देखें ब्रह्मपुत्र को और गंगा बेसिन को, तो देखिए इनमें संरचना के अभाव के कारण अभी भी जल प्रवाह का अधिक उपयोग संभव नहीं हो सका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन सबसे कम है? सर्वाधिक पूछे तो गंगा नदी का है। ठीक है, सबसे कम हो गया स्वर्ण रेखा का। तो भारत में स्वर्ण रेखा नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन लगभग 1.82 घन किलोमीटर है, जो सभी नदी बेसिन में सबसे कम है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन सर्वाधिक है 170 घन किलोमीटर। और पूरे देश की बात करें तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन ग्राउंड वाटर की बात हो रही है, लगभग 432 घन किलोमीटर है। मोटा मोटा याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, भारत में भौम जल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्यों के नाम बता दीजिए। सर्वाधिक उपयोग की बात हो रही है। कुछ राज्य सर्वाधिक उपयोग करते होंगे, कुछ मध्यम उपयोग करते होंगे, कुछ कम उपयोग करते होंगे। जो सर्वाधिक उपयोग करते होंगे उन क्यों करते होंगे वो? क्योंकि वर्षा ही नहीं होती होगी। ठीक है, वर्षा होती तो सिंचाई नहीं होती। ठीक है, सिंचाई कैसे करेंगे? नीचे से तो पानी निकालेंगे, ट्यूबवेल लगा दो, ठीक है, समरसेबल लगा दो। तो पहचानिए वो कौन सा एरिया हो सकता है भारत का जहाँ वर्षा कम होती है। इनमें से यही वाला एरिया है। ठीक है, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। तमिलनाडु में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से कहाँ पड़ती है बारिश? ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, लौटते हुए मानसून से पड़ती है सर्दियों में। तो सर्वाधिक पहले ही होना चाहिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ये है इसका आंसर। तो भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और जो मध्यम दर से भौम जल का उपयोग करते हैं वो हो गया गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। ठीक है, मैंने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की थी। भौम जल क्षमता का कम उपयोग करने वाले कौन कौन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल। यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में बारिश हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इनमें से किस क्षेत्र में धरातली और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, मतलब कृषि क्षेत्र में, लेकिन आने वाले समय में हाउस होल्ड सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसके बढ़ने की उम्मीद है। तो भारत में धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में ही। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में सतह जल का 2% और भौम जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर में धरातलीय जल का 9%, भौम जल का 3%। ठीक है, और भविष्य में जो है, भविष्य के विकास में साथ साथ भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की जो है संभावना है। 12वां प्रश्न है, धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदी, झीलें, तलैया, तालाब हैं। धरातलीय जल की बात हो रही है, सरफेस वाटर। और भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झीलें, पोखर, तालाब ये सब होते हैं। और देश में कुल नदियों तथा उनकी सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। और भारत के सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है, किंतु स्थलाकृतिक हो गई, जलीय हो गई और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातल जल का लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग जो है किया जा सकता है। ठीक है, 1/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग वर्षा आश्रित है। अभी बताया था, ऊपर ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र और राजस्थान में भूमिगत जल में फ्लोराइड के संकेंद्रण के बढ़ने का कारण भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग है।
जल्दी से मैप बनाते हैं इंडिया का। ये वही पार्ट आ गया फिर से। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85%। वर्षा आधारित नहीं है भाई, वर्षा तो होती नहीं है यहाँ पर, लिमिटेड वर्षा होती है, गिनी चुनी। ठीक है, यह सिंचाई आधारित है, सिंचाई, सींचा जाता है, ग्राउंड वाटर से पानी निकाला जाता है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, वर्षा आधारित नहीं है, सिंचाई आधारित है। दूसरा वाला सही है। तो सही पूछा तो बी है, केवल 2। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सफल हुई। यहाँ इन क्षेत्रों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा होते हैं और इन क्षेत्रों में सिंचाई के तंत्र अधिक विकसित हैं, इसलिए पहला वाला गलत है, वर्षा नहीं है, सिंचाई है। और वर्षा की कमी के कारण जल पूर्ति के लिए महाराष्ट्र और राजस्थान में भौमजल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से भौमजल स्तर नीचे हो गया है तथा अधिक जल निकासी के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। दूसरा तो करेक्ट है ना, ये क्या हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के समय में अधिक होता है और भारत के नदी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी तंत्र है। भौमजल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातुओं जैसे कि फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है। और एक चौथा वाला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है। एक पक्का गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, पहला वाला गलत है। ठंडी के नहीं बल्कि गर्मी के समय में अधिक होता है। तो नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि गर्मी के समय नदियों में जल का प्रवाह कम होता है। नंबर 15 पर आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित हैं। जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977। उपरोक्त सभी। तो जल प्रदूषण को कम करने या नियंत्रित करने के लिए जल अधिनियम 1974 लाया गया। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को, जिसमें जल प्रदूषण भी शामिल था, को नियंत्रित करने के संदर्भ में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 लाया गया, किंतु यह प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाया। जल उपकर अधिनियम 1977 को जल प्रदूषण को कम करने के लिए लाया गया था, किंतु सही रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाने के कारण इससे लाभ नहीं मिल पाया। तो सारे के सारे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए, पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योगों में करने से जल पर होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस जल की गुणवत्ता खराब है, मतलब कम गुणवत्ता, उद्योगों में उपयोग करो। पीने वाले को जो स्वच्छ जल है उसको पीने में उपयोग करो। पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। सारे करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, उपरोक्त सभी। तो देखिए, पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। किसी एक क्षेत्र में प्रयोग होने वाले जल का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में करके अलवणीय जल की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कार्यों में प्रयुक्त जल का प्रयोग बागवानी के लिए कर लो आप। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले पीने के पानी की बचत की जा सकेगी और वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है। फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता जो है वो व्यापक है। नंबर 17 पर आ जाइए। जल संभर प्रबंधन में शामिल है बहते जल को रोकना, भौम जल का संचयन करना, जल का पुनर्भरण करना, उपरोक्त सभी। तो जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे कि अंतरस्रवण तालाब, पुनर्भरण कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण करना। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की निम्नलिखित में से विशेषताएं आपको बतानी है। 4 हैं, उनमें से कौन कौन सी विशेषताएं वो बतानी है। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ाना, दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करना, भौम जल के उपयोग को बढ़ाने के उपाय करना,
ध्यान दीजिएगा, भौमजल के उपयोग को बढ़ाने के उपाय करना, सतह और भौमजल दोनों की गुणवत्ता की जांच करना। भारत राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सतह और भौमजल मतलब धरातलीय जल और भौमजल दोनों की गुणवत्ता की जांच करना यह है। दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करना यह है। और एक इनसे सब चीज़ों से जुड़ी जागरूकता शिक्षा से भी होती है। ठीक है, तो ये पहला वाला भी करेक्ट हो गया, लेकिन ये गलत है। भौमजल के उपयोग को बढ़ाना नहीं है, सीमित करना है। ठीक है, सीमित करना, सीमित गलत है, सी। मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो, जहाँ जहाँ तीन है वो नहीं होगा, कट गया। चूंकि चौथा भी करेक्ट है तो ये भी हट जाएगा, तो 1 2 4 हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार भौमजल के उपयोग को बढ़ाने पर नहीं बल्कि उसको सीमित और नियमित करने के उपाय पर जोर दिया गया था। जो उसका शोषण हो रहा है ना, उसको सीमित करना और नियमित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गहन सिंचाई, विस्तृत सिंचाई, बारबंदी से पद्धति। यूपीएससी भी ऐसे सवाल कर लेती है। ठीक है, एक शब्द लिखेगी, उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, आपको सही मारना है कि सही होगा या नहीं होगा। तो गहन सिंचाई, सिंचाई विकास की एक रणनीति जिसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग अधिक होता है। विस्तृत सिंचाई, सिंचाई विकास की वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रति इकाई जल का उपयोग जो है कम होता है। और बारबंदी पद्धति या नहर विकास क्षेत्र के कमान क्षेत्र में जल के एक समान विवरण की पद्धति है। इसको पॉज मार के पढ़ लीजिएगा, तीनों के तीनों सही हैं ये। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। लैगून तथा झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, लैगून और झीलों से प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए किया जाता है। लैगून तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों कॉमन नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट यहाँ एलिमिनेट इस चीज़ से हो सकता है कि क्या उस राज्य की लैगून झीलों का पानी पीने योग्य है, कहीं लवणीय तो नहीं है। लैगून और झीलों से प्राप्त जल संसाधनों का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए नहीं किया जाता। लवणीय जल है, नहीं, कैसे पियोगे, गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा सही है, लैगून तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो केरल तथा पश्चिम बंगाल में लैगून और झीलों का जल जो है वो लवणीय होता है, तो पियोगे कैसे, पीने योग्य नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। देखिए, भारत की तटरेखा आपको पता है कि विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट जो है बहुत दंतुरित है, मतलब इंटेंडेड है, और इसी कारण बहुत सी झीलें और लैगून जो हैं बन गई हैं। केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं और इन जलाशयों का जो जल है वो खारा है। इसका उपयोग मछली पालन में हो सकता है, चावल की कुछ किस्में उगाने में हो सकता है, नारियल की खेती करने में हो सकता है, लेकिन पीने में नहीं। तो ये 20 प्रश्न थे ज्योग्राफी के। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार तो करना। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, और इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसमें 19,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं, वो पब्लिक चैनल है। और बाकी इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो 149 में। ठीक है, एग्ज़ाम तक, जिसमें आपको मिलेंगे 20+ फुल टेस्ट और एक टेस्ट में 150 प्रश्न है। ठीक है, 20+ का मतलब 25 भी जा सकती है संख्या, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। यानी एग्ज़ाम तक लगभग आपकी इम्पोर्टेंट 4,000 प्रश्नों की तैयारी होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप कभी भी। धन्यवाद।